हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में जो दो आईपीओ एक साथ ओपन होने जा रहे हैं, उन्हीं में से एक आईपीओ है आई फाइनेंस का आईपीओ। तो उसका हम रिव्यू करेंगे इस वीडियो के अंदर और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जो दूसरा आईपीओ फ्रैक्टल एनालिटिक्स, उसका हम रिव्यू कर चुके हैं और इसकी जो जीएमपी शुरुआत में 20-22% बता रही थी, अभी लगभग 5% के आसपास आ गई है। डिमांड घट गई है। मैंने आपको कहा भी था थोड़ा वेट कीजिए, जल्दबाजी अभी नहीं करनी। वैसे आईपीओ अभी ओपन नहीं हुआ है, बट काफ़ी लोग क्या है कि एक्साइटेड रहते हैं। एक बार देख लिया कि हाँ जीएमपी अच्छी है, फिर बाद में क्या है कि मतलब ध्यान नहीं देते। थोड़ा आप ध्यान देते रहिए, लेटेस्ट अपडेट देखते रहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम इसकी जीएमपी वगैरह जानेंगे, फिर इस कंपनी की डिटेल्स वगैरह, फिर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स, फिर इस आईपीओ की डिटेल्स और अंत में जानेंगे अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि आपके कोई भी पॉइंट्स मिस ना हो और वीडियो समझ में भी आ जाए। देखिए, इसके अंदर कोई बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं होगा, सिर्फ मैं आपको सारी जानकारी प्रोवाइड करवाऊंगा। और जो जीएमपी वगैरह के बारे में हम डिस्कस करते हैं वो सिर्फ एक अंदाजा होता है। इसके भरोसे नहीं रहना, ना ही इसके भरोसे डिसीजन बनाना है। जो भी आप डिसीजन बनाएं, अपनी रिस्क और अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अंदाजन एक ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट के अंदर लगभग ना के बराबर डिमांड है। यूं मान के चलिए या तो जीरो जीएमपी है, बट चाहिए अभी मार्केट के अंदर जो जीएमपी बता रही है 1 से 2% के आसपास, मतलब डिमांड बहुत कम है। लगभग आप मान के चले आज की तारीख में 3 रुपए पर शेयर के आसपास जीएमपी मान के चल सकते हैं, मतलब डिमांड काफी कम बता रही है। फिर बात करें इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी सिंपली आपको बताऊं 1993 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी। करीब करीब 32-33 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। तो ये कंपनी क्या है कि मिड लेयर एनबीएफसी है, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जिसको बोलते हैं। मतलब ये बैंक नहीं होते हैं, बट एनबीएफसी आपको पता ही होगा ये लोन वगैरह देने का काम करती है। एक अपर लेयर एनबीएफसी होती है जैसे टाटा कैपिटल, एक मिड लेयर होती है जो थोड़ी सी मिड के रेंज के अंदर आती है, एक छोटी एनबीएफसी होती है, स्मॉल एनबीएफसी। तो ये मिड लेयर के अंदर आती है। तो ये क्या होता है कि भाई देखिए, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, जो रजिस्टर्ड होते हैं, जिनके पास जीएसटी सर्टिफिकेट्स होते हैं, इनके पास जमीन के कागजात वगैरह कुछ एसेट्स होते हैं, तो वो क्या कि उनको तो लोन बड़ी बैंक से, बड़ी एनबीएफसी से मिल जाता है आसानी से। बट कुछ छोटे दुकानदार होते हैं जिनके पास पूरे प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, बट उनको पैसे की ज़रूरत रहती है, छोटे बिजनेस होते हैं। तो उनको लोन देने का काम कौन करती है? तो उनको लोन देने का काम ये कंपनी, ऐसी जो एनबीएफसीज होती है वो कंपनी करती है। जैसे आई फाइनेंस भी इसी तरह की कंपनी होती है। तो ये सिक्योर्ड लोन भी देती है। सिक्योर्ड लोन क्या आता है कि भाई जैसे मैं कोई भी कंपनी लोन देती है, उसके बदले जमीन के कागजात ले लिए, गोल्ड ले लिया, कुछ भी ले लिया, ताकि क्या कि पैसे डूब गए, मान लो वो सामने वाला भरता नहीं है, तो कम बैंक के पास कुछ ना कुछ रहता है ताकि पैसा डूबेगा नहीं, तो उसको बोलते हैं सिक्योर्ड लोन। फिर दूसरा आता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन की मतलब कोई गिरवी चीजें नहीं रखनी पड़ती, डायरेक्टली हमें मिल जाता है। तो ये सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड दोनों ही प्रकार के लोन देती है। सिक्योर्ड लोन 62% के आसपास अभी इसका पोर्टफोलियो है और अनसिक्योर्ड लोन का लगभग अभी पोर्टफोलियो है 38% के आसपास का। अब ये जो ज्यादातर व्यापारी वगैरह होते हैं, छोटे दुकानदार होते हैं, उनके पास जीएसटी सर्टिफिकेट ज्यादातर कुछ होता नहीं है, तो उनको लोन लेने में थोड़ी बड़ी बैंक से दिक्कत होती है। तो ये एनबीएफसी उनको लोन देती है। ये तो सिंपल भाषा में आपको समझ में आ गया। अब इसकी लगभग 568 ब्रांचेज हैं इंडिया के अंदर, 18 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी के अंदर। ठीक है, तो मतलब ब्रांचेज वाइज देखा जाए तो एक लीडिंग कंपनी है एनबीएफसी। मिड लेयर एनबीएफसी के अंदर लीडिंग कंपनी मान सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी ब्रांचेस होना भी अपने आप में बड़ी बात होती है, कोई छोटी कंपनी नहीं है ये भी। अब देखिए, बैंकिंग के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे एनपीए होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जिसको बोलते हैं, जिससे जो लोन दिया है अब वापस नहीं आ रहा है। फिर लोन देते हैं, पैसा वापस भी नहीं आ रहा, कोई कोई नहीं भरते हैं, ठीक है, तो उसको एनपीए के अंदर काउंट किया जाता है। तो ये है इसका 4.85%, जो कि बहुत ज़्यादा है। अभी नॉर्मली जो एनबीएफसी या बैंक का होता है 1.5 से 2% के बीच में, तो वो एक बराबर एक अच्छा माना जाता है। इसका 4.85% बहुत ज़्यादा है, तो अभी इसको 3 से अंदर लेना पड़ेगा। ये थोड़ा नेगेटिव है। मैंने कहा आप वीडियो देखोगे ध्यान से, थोड़ा समझ में आती रहेगी चीज़ें, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। फिर दूसरा है एनआईएम, नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई बैंक के पास पैसा पैदा होता नहीं है, वो या तो क्या करती है बी एनबीएफसी जो भी किसी और से पैसा लेती है छोटा ब्याज पे, और फिर आगे दूसरे को ब्याज पे पैसा देती है। तो उसके बीच के जो अंतर होता है उसको एनआईएम बोलते हैं। तो इसका एनआईएम 14.12%, मतलब 14% के आसपास, बहुत ही बढ़िया है। नॉर्मल एनबीएफसी का होता है 3 से 4%, तो जो बड़ी एनबीएफसी है उनका 7 से 10% होता है। तो इसका काफी अच्छा है, मतलब इसकी प्रॉफिटेबिलिटी जो कहें, प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छे रख रही है। फिर CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो ये 32% के आसपास है, ये भी बहुत बढ़िया है। आरबीआई की मिनिमम है कि 15% के आसपास होना चाहिए। ये क्या होता है कि भाई खुद के पास पैसा कितना कैपिटल है। मान लो कोई कंपनी
डूब जाए, कुछ पैसा डूब जाए, तो खुद के पास कितना पैसा है कल के लिए भरने के लिए, लोगों का पैसा अगर ले रखा है तो इसके पास अच्छा पैसा है। फिर चौथा है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट, अपने अंडर में कितना ये लोन मैनेज कर रही है। ये भी लगातार इसका पोर्टफोलियो बढ़ना चाहिए। अभी 6027 करोड़ रुपए की लोन बुक मतलब AUM है इसके पास, और लास्ट ईयर से 21% की ग्रोथ दिखाई है, मतलब ज्यादा हुआ है, तो ये अच्छी बात है। तो ओवरऑल अभी जो कंपनी की डिटेल्स में अगर देखें तो इसका ग्रॉस NPA जो है वो ज्यादा है, जो कि कम होना चाहिए। बाकी फैक्टर्स अच्छे नजर आ रहे हैं। तो कंपनी की डिटेल्स तो ठीक है, मतलब ये समझ में आ गई। और कंपनी का जो सेक्टर अगर देखें तो ये बहुत ही कम्पिटिटिव सेक्टर है। तो इस कम्पिटिटिव सेक्टर के अंदर इसके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स भी जान लेते हैं। फाइनेंशियल देखिए तो 2023 से 2025 तक दिए गए हैं, और FY26 का आधे साल के दिए गए हैं सितंबर तक। तो एसेट्स के अंदर साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है, लगभग 2 गुना से ज्यादा हो गए हैं इसके एसेट्स। रेवेन्यू के अंदर भी साल दर साल बढ़िया ग्रोथ देखने को मिल रही है, 2.5 गुना से ज्यादा ग्रोथ है रेवेन्यू के अंदर। फिर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, तो प्रॉफिट के अंदर भी साल दर साल बढ़िया ग्रोथ है। प्रॉफिट मार्जिन्स अगर निकाले तो 2023 के अंदर 6.19%, 2024 में बढ़कर हो गए 16% के आसपास। वहीं 2025 के अंदर मार्जिन्स 11.64% हो गए। बट रुपीस के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट तो बढ़ा है, बट जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो थोड़ा सा कम हुआ है। बट ओवरऑल ये ज्यादा दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है। हाँ, थोड़ा बहुत मार्जिन पर फोकस करना पड़ेगा। अभी 6 महीने के देखें तो 7.4% के आसपास इसके प्रॉफिट मार्जिन है। बाकी नेट वर्थ के अंदर ग्रोथ है। रिजर्व्स इसके हाथ में बड़े हैं, 1689 करोड़ रुपए के आसपास के हैं, बहुत बढ़िया बात है। बोरोइंग्स भी बड़ी है, हालांकि जो NBFCs होती हैं या बैंक होते हैं उन पर बोरोइंग्स ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं होती है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.73 का है, जो कि रीजनेबल नजर आता है, मतलब इतना ज्यादा भी नहीं है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 12% के आसपास है, जो कि थोड़ी कम है। मुझे लगता है 15% एक बढ़िया फैक्टर है, 15% से कम है तो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। तो ये इसके फाइनेंशियल्स वगैरह हो गए। फाइनेंशियली कंपनी ठीक है, मतलब ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं है। मार्जिन्स वगैरह भी अच्छे हैं, और ये ग्रोथ कंटिन्यू रखे तो ज़्यादा बढ़िया है। फिर बात आती है पेयर कंपैरिजन की, मतलब जो इसकी कंपिटिटर कंपनियां हैं। तो SBFC फाइनेंस है, 5 स्टार बिजनेस, ये 2 इसके पीयर्स हैं जो इसने RHP में मेंशन किए हैं। SBFC रेवेन्यू के मामले में अभी इससे थोड़ी छोटी कंपनी है, और 5 स्टार इससे थोड़ी बड़ी कंपनी है। तो इसका P 13.8 का है, 13.8 का निकल कर आता है। 5 स्टार का 12 का है, और SBFC का 27 का है। तो P वाइज देखा जाए तो ज्यादा महंगी नहीं है, रीजनेबल है, मतलब ज्यादा सस्ती भी नहीं कह सकते, बट एक रीजनेबल दाम है, इतना ज्यादा महंगा इन्होंने नहीं किया है। प्राइस टू बुक देखें तो अदर्स का है 2.05 से 2.97 के बीच में, इसका है 1.71 के आसपास। तो प्राइस टू बुक के हिसाब से वैल्यूएशंस रीजनेबल नजर आती है, मतलब वैल्यूएशंस ओवरऑल रीजनेबल है, ज्यादा महंगी नहीं है, ठीक है, ज्यादा सस्ती भी नहीं कह सकते, ज्यादा महंगी नहीं है। तो ये हो गए इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स, अच्छे नजर आ रहे हैं, ज्यादा ऐसा रिस्की कुछ नजर नहीं आया। फिर इस IPO की डिटेल्स के बारे में बात करें तो IPO 9 फरवरी से लेकर 11 फरवरी के बीच में ओपन रहेगा। फेस वैल्यू 2 रुपए पर आ रहा है। अगर इसका प्राइस बैंड देखें तो 122 रुपए से लेकर 129 रुपए के बीच में रखा गया है, और ये 116 शेयर्स का लॉट है। और इसका टोटल अगर इश्यू साइज देखें तो 1010 करोड़ रुपए का है, जिसके अंदर फ्रेश इश्यू ज्यादा है, 710 करोड़ रुपए के हैं। बट जो फ्रेश इश्यू का जो मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ द इश्यू कहते हैं जिसको, वो मुझे थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। जैसे इन्होंने मेंशन किया कि भाई कंपनी की ग्रोथ में पैसा काम में लेने वाली है, और दूसरी चीज ये IPOs जो IPO लेके आते हैं उनमें जो भी खर्चा हुआ उसको भी चुकाने के अंदर काम में लेने वाले हैं। तो ये मुझे थोड़ा क्लियर नहीं लगा, थोड़ा डेट वगैरह पर भी फोकस कर लेती। हालांकि कंपनी की ग्रोथ में पैसा तो काम में आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, और थोड़ा सा ऐसी क्लैरिटी नजर नहीं आ रही है। आगे OFS है 300 करोड़ रुपए का, रिटेल पोर्शन है 10% का इसके अंदर, और मार्केट कैप 3100 करोड़ रुपए के आसपास का बनेगा। मतलब स्मॉल कैप कंपनी है और छोटी कंपनी भी है, इतनी ज़्यादा भी छोटी नहीं है, हाँ पर छोटी तो है। लिस्टिंग डेट है 16 फरवरी को। तो ये है कंप्लीट IPO की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल याद है कि क्या इस IPO में अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग इसके हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उससे पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर ज्वाइन कर लीजिए, और डीमेट अकाउंट वगैरह सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो लोग लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो हम जनरली हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं। सिर्फ रिस्क मापने के लिए, कोई बाय सेल का रेकमेंडेशन नहीं है, ये चीज दिमाग में रखते हुए चलिएगा। और GMP एक अंदाजा है, इसके भरोसे नहीं रहना है। तो GMP अभी देखा जाए तो लगभग 0 से 2% के बीच में है, तो मतलब बहुत कम है। मिनिमम हमारा क्राइटेरिया 20% का रहता है, तो हम उसको 1 पॉइंट देते हैं, 10% होती तो आधा पॉइंट देते हैं, तो अभी 0 पॉइंट मिलता है GMP के मामले में। दूसरी बात आती है वैल्यूएशंस। वैल्यूएशंस भी ज़्यादा सस्ती नहीं है, ठीक ठीक वैल्यूएशंस है, तो आधा पॉइंट वैल्यूएशंस के अंदर मिलता है। बाकी एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन आना बाकी है। उम्मीद है कि इशू साइज वगैरह ठीक है, इस हिसाब से एंकर लिस्ट वगैरह ठीक ही आ सकती है, खराब नहीं आएगी। उसमें अंदर आधा पॉइंट तो मुझे लगता है आराम से मिल ही जाएगा। बाकी देखते हैं एंकर लिस्ट कैसी है, क्या पता 1 पॉइंट भी मिल जाए।
बाकी सब्सक्रिप्शन देखिए, अगर जीएमपी वगैरह ठीक रहती है तो सब्सक्रिप्शन अच्छा आता है, बट अभी जीएमपी ज़्यादा नहीं है तो उम्मीद है कि सब्सक्रिप्शन थोड़ा मतलब फीका रह सकता है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी के लिए जो पैरामीटर्स थोड़े रिस्की नजर आ रहे हैं, बाकी एंकर लिस्ट वगैरह आ जाने दीजिए, उसके बाद सारी चीज़ें क्लियर होगी। फिर दोस्तों जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉजिटिव्स नेगेटिव्स देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये कि मिड लेयर एनबीएफसी है और पैरामीटर्स के हिसाब से इसने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। उसकी ब्रांचेस भी काफ़ी अच्छी है, मतलब 568 ब्रांचेस हैं इंडिया के अंदर। बाकी जो पैरामीटर्स है इसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, CAR है, तो ये अच्छे हैं, मतलब कंपनी को दर्शाता है कि फाइनेंशियली कंपनी स्ट्रांग नजर आ रही है और हमने फाइनेंशियल्स देखे अच्छे हैं, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह अच्छे नजर आ रहे हैं और डेट का भी इसका ज़्यादा इश्यू नजर नहीं आ रहा है। नेगेटिव्स क्या है? नेगेटिव्स है कि ग्रॉस NPA जो है, जो मतलब जो पैसा वापस रिकवर नहीं हो सकता, वो 4.85% है। इसको थोड़ा मुझे लगता है 3% के अंदर में करे तो ज़्यादा बढ़िया है। वैल्यूएशंस ओके थोड़ी सस्ती करनी चाहिए थी। और फ्रेश इशू का जो पर्पज़ है मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ इसकी RHP से, ये मुझे थोड़ा नेगेटिव लगा। ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखें तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि ज़्यादा रिस्की कंपनी नज़र नहीं आ रही है। बस मैंने आपको बताया कि जो ग्रॉस NPA उसको थोड़ा कम करे तो ज़्यादा बढ़िया है और ये जो फाइनेंशियल ग्रोथ इसने दिखाई इसको कंटिन्यू रखे तो ज़्यादा बढ़िया है। स्मॉल कैप है, ग्रोथ की संभावना नज़र आ रही है, बट ये हाईली कॉम्पिटिटिव सेक्टर भी है। अगर दूसरी कंपनियां जैसे इसने जो पीयर्स मेंशन किए जैसे 5 स्टार बिजनेस, तो वो उसका अगर शेयर देखें IPO प्राइस के आसपास ही शेयर चल रहा है, मतलब उसने कोई ज़्यादा ग्रोथ दिखाई नहीं है। और वहीं SBFC फाइनेंस की बात करें तो उसने अच्छी ग्रोथ दिखाई है, IPO प्राइस से थोड़ा अच्छा चल रहा है उसका शेयर। क्योंकि एक चीज़ ये भी है, अगर उसका ग्रॉस NPA देखें तो 2.7 का है, तो वो थोड़ा सेफ माना जाता है, मतलब वो 3 से कम है। और जो 5 स्टार बिजनेस का ग्रॉस NPA थोड़ा सा ज़्यादा है और इसका 4.85% थोड़ा सा उससे भी ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा रिस्क पैदा कर देता है। बाकी इसके अदर फैक्टर्स अच्छे हैं, तो अभी हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। बिल्कुल बुरी कंपनी नज़र नहीं आ रही, रिस्की ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा वेट करना चाहिए। डिमांड वगैरह कैसी आती है, एंकर लिस्ट वगैरह कैसी आती है, वो भी हम देखेंगे। मतलब एक इग्नोर करने जैसी कंपनी नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तो इतनी लॉन्ग टर्म के लिए मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है, रिस्की भी नहीं है, ठीक है ना। मेरा जो लग रहा है कि भाई न्यूट्रल जैसा लग रहा है। मैंने आपको बताया मैं लॉन्ग टर्म में जनरली थोड़ी एकदम विशिष्ट कंपनियां होती तो उनको थोड़ा होल्ड करने की कोशिश करता हूँ, ये मेरा रहता है। बाकी इसके अंदर जो मेरा व्यू रहेगा वो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से ही रहेगा, अगर कुछ डिमांड आती है तो। बाकी आपका क्या व्यू रहेगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आपकी हेल्प हुई है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और मुझे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, हमें भी पता चले कि हमारा रिव्यू कैसा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी।